नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की जो इस वक्त मोतिहारी से आ रही है। मोतिहारी में ढाका अनुमंडल कोर्ट में पेशी के लिए आए कैदी को गोली मार दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घायल अवस्था में कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस की आंख में मिर्च का पाउडर फेंककर अपराधियों ने कैदी को गोली मारी है। जांच के दौरान मौके से एक पिस्टल और 5 गोली भी मिले हैं। एसडीजीएम सिकरहना कोर्ट में पेशी के लिए कैदी को लाया गया था और इसी दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। और मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है अपडेट के साथ। मुकेश, बड़ी हिमाकत कह सकते बदमाशों की, पुलिस के सामने ही गोली मारकर चले गए। जी अभिषेक, अनूप बता दूं कि पुलिस के सामने ही गोली मारी गई है। अभी हमारी बात एसपी से हुई है और एसपी का कहना है कि उस कैदी को उसके साथियों ने छुड़ाने का प्रयास किया। जो सिपाही जो लेकर के गए हुए थे मोतिहारी सेंट्रल जेल से, उसको लेकर के गया था ढाका कोर्ट में पेशी के लिए और वहां पर उसको पहले छुड़ाने का प्रयास किया गया। इस छुड़ाने के प्रयास के लिए सिपाही सब लेकर गया था, उनके आंख में मिर्च पाउडर फेंका गया और उसको छुड़ाने के प्रयास में फिर भी सिपाही ने जब नहीं छोड़ा तो उसको गोली चलाई और गलती से अभिषेक झा को ही गोली लगी, सिपाही को गोली नहीं लगी, सिपाही पर ही गोली चलाई गई थी, ऐसा एसपी का कहना है। और एसपी मौके पर पहुंच गया है, वहां घटनास्थल पहुंच करके जांच कर रहे हैं। कई बड़ी अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। जी मुकेश, कहीं न कहीं कोर्ट परिसर सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या हाल होगा आम लोगों का? कहीं न कहीं सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद से। जी कोर्ट परिसर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह केवल ढाका की बात नहीं है और मोतिहारी की बात नहीं है। इसके पहले भी कई बार घटना हो चुकी है। अभी हाल में कि इसके पहले बेतिया जेल में एक हत्या हुई थी, जहां पेशी के दौरान ही बबलू दुबे की हत्या कर दी गई थी, कुख्यात बबलू दुबे की हत्या की गई थी और इसके बाद से कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन फिर यहाँ कहाँ सुरक्षा में कमी है और कैसे अपराधी कोर्ट में जाते हैं, इस पर सवालिया निशान खड़ा होने लगा है और इस तरह जेल कोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मुकेश, क्या कहीं से कोई शिनाख्त हो पाई, कोई पहचान हो पाई कौन थे अपराधी जिन्होंने गोली मारी है? नहीं, अभी तक तो कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन एसपी मौके पर पहुंच करके जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपराधियों की पहचान होगी, निश्चित रूप से शीघ्र ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। और यह अभिषेक झा जो मारा गया है, यह संतोष झा का शागिर्द बताया जाता है और रंगदारी के एक मामले में मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद था। चलिए, आप नजर बना रखें मुकेश, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस मामले में। मोतिहारी से खबर आई जहां पर ढाका अनुमंडल कोर्ट में एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि एसपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जिन अपराधियों ने गोली मारी है वो अपने साथी कैदी को छुड़ाने आए थे और जब नहीं छुड़ा पाए पुलिस के शिकंजे से तो गलती से जो गोली चली वो गलती से उनके ही साथी को लगी है। इधर पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र के टेढ़ी घाट इलाके में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने गोलीबारी भी की। गोली सड़क से गुजर रहे एक शख्स को लग गई। घायल शख्स को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं मारपीट में भी कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी उपद्रवियों को वहां से खदेड़ दिया है। बताया जा रहा है कि एक मकान पर मालिकाना हक को लेकर जितेंद्र सिंह और मुन्ना शाह के बीच जो है लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर ये मारपीट हुई है। फिर से बोलो तो मेरे मम्मी पापा को भी बेमतलब का मारने लगा। मेरी मम्मी का सिर फाड़ दिया था वो, और है ना उस जमीन पे जबरदस्ती चलने लगा। गोली बम चला रहा था, हाँ पूरा बंदूक चला रहा था, गुंडागर्दी दिखा रहा था अपना। सब लेके आया, सारा औजार लेके आया, अकेले नहीं 10-20 को क्रिमिनल लेकर के आया था और पूरा गोली उली चलाया है, मोबाइल छीन लिया, मारा। देखिए पूरा हाथ में मेरा जो है ना पूरा लगा, लेडीज को भी फटा हुआ है। हमको भी गवाही देना सारा थाना में देखिए लेडीज लोग मारा है और सब वो लोग क्रिमिनल के साथ आया था। झगड़ा हुआ, गोली बंदूक सब चला दिए, बच्चे लोग को कदर को मार रहा था। तो गुंडे लोग 50 गुंडे बच्चे लोग के मार रहा था, बंदूक चलाया, देखिए महाराज। और मानसून सत्र के लिए रणनीति बनाने के लिए आज दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर एक अहम बैठक हुई।
इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम और आनंद शर्मा भी मौजूद थे। इस बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने उन मुद्दों पर चर्चा की जो मानसून सत्र के दौरान संसद में उठाए जाने वाले हैं। एक लिस्ट बना के उस पर चर्चा करके फिर हम पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा में उसको लाएंगे। तो ये यूनिटी रखना भी ज़रूरी है और सबके साथ बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इस सेशन में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश के संबंधित है, किसानों के संबंधित है, दलितों और माइनॉरिटी के संबंधित है और महिलाओं पर। कांग्रेस ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग की है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा है कि सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आए, जिसका कांग्रेस पूरा समर्थन करेगी। इससे पहले पिछले साल सितंबर में कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि आपकी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है और आप महिला आरक्षण बिल को पास कराएं। कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। और इधर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलने से बिहार को फायदा होगा। लोकसभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बातचीत पर कहा कि सब बातें साझा नहीं की जा सकती। वहीं उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। साथ नाश्ता किए हैं, साथ में रात का भोजन किए हैं और बहुत सारी चीजों पर बिहार देश सब पर चर्चा होती रही है। और चूंकि एडी और बीजेपी का साथ हुआ है बिहार में और साथ सरकार चला रहे हैं, तो अलग से भी थोड़ी देर बातचीत हुई, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको शेयर किया जाए। और जितनी बातें आनी थी उन्होंने खुद ही कह दिया है। हाँ, अगर आप लोगों का संबंध लोकसभा चुनाव को लेकर है तो उसके बारे में तो बहुत विलंब से नहीं, लेकिन जल्द ही उसके बारे में जो भी उनका प्रस्ताव होगा वो आएगा। तब कितना होगा? सब कुछ एक आध महीने के अंदर होगा, 3-4 सप्ताह में बाकी सारी बातें होंगी। लेकिन जो हम लोगों की इच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और बिहार का जो एसडीजीपी है वो बढ़े, तो उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। और जब उनको टैक्स से रियायत मिलेगी तो वैसी स्थिति में या तो रियायत मिले या अब नया दौर टैक्स का आया है जीएसटी, तो उनको रिम्बर्समेंट हो। तो ऐसा करने से बहुत सारे उद्यमी, जो बड़े उद्यमी हैं, वो आकृष्ट हो सकते हैं। एक तो वो मकसद है और दूसरा मकसद है बिहार जैसे राज्य का पिछड़ापन। अगर विशेष राज्य का दर्जा होगा तो सेंट्रल स्कीम्स में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो केंद्र और राज्य का शेयर है उसमें केंद्र की राशि बढ़ेगी, जैसे अन्य स्पेशल स्टेटस प्राप्त राज्यों में। सीएम नीतीश कुमार ने पशुपालन विभाग में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। लोकसभा के दौरान एक आवेदनकर्ता ने शिकायत की कि पशुओं को खरीदने में दी जाने वाली सरकारी मदद में निचले स्तर पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और साथ ही वेटनरी कॉलेज में लाए गए पशुओं को उचित खुराक नहीं मिल पाती है। सीएम ने इन शिकायतों की जांच का आदेश दिया, जिस पर कार्रवाई ने जांच का भरोसा दिया अधिकारियों ने। 350 रुपये प्रति यूनिट वो सरकार देगी उनको, जो भी ब्लड बैंक दे रहे हैं। सर इसमें तो वहाँ लोकल स्तर पर जो अधिकारी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि आप 2 गाय कहीं से खड़ा कीजिए अपने जी, और उसका फोटो खींच लेते हैं और उसके बाद 75,000 रुपया देते हैं। उसमें 35,000 रुपया अपने ले लेते हैं, 35,000 उस किसान को लेते हैं। एक आध सिंपल चेक औरंगाबाद में करा दीजिए ना सर, कितने आदमी उसमें फंस जाएंगे। गाय है ये नहीं, बकरी भी उनके दरवाजे पर नहीं है। नहीं, 3 बात इन्होंने उठाया है। एक तो दूध का जो दर है सुधा का, और दूसरा इन्होंने वेटनरी कॉलेज में जो गौशाला है उसकी स्थिति के बारे में बताया, और तीसरा जो स्कीम है कि जो गाय खरीदने पर आप सब्सिडी देते हैं तो वो सब्सिडी लोग ले रहे हैं गाय खरीद लिए। तो नीचे से ऊपर तक जो एक करप्ट
जिसको कहिए तंत्र विकसित है, ये बता रही है तीनों जी सर, तो पूरा जांच कीजिएगा। हाँ, जांच करवा लेंगे सर, स्पेसिफिक उदाहरण देंगे तो जांच करवा लेंगे सर, लेकिन दिस इज नॉट ए जनरल इश्यू, मतलब ऐसा नहीं है। ये तो आपको दे ही देंगे, सर, हम तो सब लिस्ट दे उनका गाँव में दे सकते हैं सर। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर भारत को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वोट के लिए कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को ठगा है। देश में अमन चैन को डिस्टर्ब करने के लिए, कॉम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसे बयान दे करके मुसलमानों का वोट लेने के लिए तरह तरह से, चार कोने से चार तरह की बात, लेकिन सबकी जुबान का भाव एक ही है, अपीजमेंट ऑफ मुस्लिमों का तुष्टीकरण, भारत के अंदर भारत को बांटने की साजिश, भारत को तोड़ने की साजिश। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी। और विवादित बयान देकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। जेडीयू ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जनता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जिस जनता ने उनको चुन करके जनता के हित के लिए सदन में भेजा था, आज उसको छोड़ करके वो जिस तरह की उन्मादी बातें कर रहे हैं और जिस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत जल्द उनको उसका करारा जवाब जनता देगी। जब जब चुनाव ऐसे चुनाव आते हैं, चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, जब भी कोई चुनाव आते हैं देश में और उन लोगों को मैदान में उतारती है तरह तरह का भाषा निकालने के लिए, ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, सर्जिकल स्ट्राइक इनकी पार्टी नहीं करती है, तो देश की जनता आम आवाम तैयार है ऐसे लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। कि खान पान की आजादी है, लोगों को जीने के तरीके के अधिकार प्राप्त हैं, राजनीति का एजेंडा जो लोग बना रहे हैं, जो लोग बनाना चाहते हैं, उनके लिए खुद का भी आत्मघाती कदम होगा। हमारी सेहत पर क्या अंतर पड़ना है? हम गठबंधन अगर किए हैं तो सुशासन के कार्यक्रम पर किए हैं। उन्माद की राजनीति को न हमने बर्दाश्त किया है, न हम ऐसी ताकतों को बर्दाश्त करने वाले। विपक्ष के हंगामे के बाद भी गिरिराज सिंह अपने बयान पर कायम है। गिरिराज ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने वाली राजनीति करती है। राहुल गांधी जी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग और बैठक करने के बाद ही ये सिलसिला चला है। ये गिलानी का पहला आया था उनका। मुझे लगता है कि वो बुद्धिजीवियों की बैठक में राहुल गांधी जी ने सबके कान अलग अलग फूके हैं देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए। राहुल गांधी को ही इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से आ रही है। मिदनापुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान लगाए गए टेंट का एक हिस्सा गिर पड़ा। लोगों को संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी की नजर जब इस पर पड़ी तो उन्होंने एसपीजी कर्मियों को तत्काल जाकर लोगों को बचाने को कहा और उनके इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। इस दौरान पीएम की सुरक्षा में तैनात स्टाफ ने लोगों को तत्काल मेडिकल सहायता दी। इसके बाद पीएम मोदी ने मिदनापुर के अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। हम आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 20 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनके लिए बनाया गया जो टेंट है उसका एक हिस्सा गिर गया और हिस्से के गिरने से तमाम जो बीजेपी के लोग हैं उसके नीचे आ गया। 20 बीजेपी कार्यकर्ता इस हादसे में घायल हुए हैं। वहीं जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टेंट के हिस्से को गिरते हुए देखा, उन्होंने तुरंत अपनी सुरक्षा में मौजूद एसपीजी के लोगों को कहा कि जाकर तुरंत लोगों को बचाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यवस्था में जो लोग तैनात थे, सुरक्षा में जो लोग तैनात थे, स्टाफ जो थे, उन्होंने तुरंत मेडिकल सहायता दी तमाम लोगों को। इसके बाद मिदनापुर के अस्पताल भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों से जाकर वहां मुलाकात की, उनका हाल चाल भी जाना है। तो 20 बीजेपी कार्यकर्ता इस हादसे में घायल हुए हैं।
और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में किसानों के मुद्दे के जरिए राज्य सरकार और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने पोस्टर को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर कटाक्ष भी किया और साथ ही पीएम मोदी ने राज्य सरकार का करारा प्रहार करते हुए उन पर कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है और यहाँ सिस्टम में कुछ लोगों को ये भरोसा नहीं रह गया है। और अब आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की, तो विधानसभा के पहले दिन शोक प्रकाश पेश किया गया। साथ ही दिवंगत सांसद बागुन सुमरई, दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और आईपीएस अधिकारी प्रवीण सिंह समेत कई हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन के साथ साथ सिमरघुवर दास ने दिवंगत हस्तियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व को याद किया। मानसून सत्र 21 जुलाई तक चलेगा। और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भू अधिग्रहण बिल को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल किया। इस मौके पर विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन की टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्य आग बबूला हो गए। मंत्री सीपी सिंह ने इस पर पलटवार भी किया और इसके चलते कुछ देर तक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जो उसमें बैंड था यानी प्रतिबंध था कि वही कृषि भूमि आप किसी भी शर्त पर नहीं ले सकते हैं। उसमें दो पहलू थे कि अगर आप ले सकते थे इस शर्त पर कि उतनी नई कृषि भूमि आपको जनरेट करना होगा और ताकि खाद्यान्न की कोई फिर कमी ना हो सके। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दोनों जो भूमि अधिग्रहण का जो बिल लाया गया संशोधन, उस पर भी हम लोग बैठकर चर्चा, मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं ना, चर्चा डिबेट नहीं, चर्चा हम लोग कर सकते हैं सदन के बाहर और हाउस चले, इस बात की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में ही आप लोग को पता चलेगा कि इसका फलाफल क्या होता है। नहीं, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और आज की बैठक में मैंने एक प्रस्ताव दिया कि राज्य में सूखे के हालात हैं, किसानों के बीच। इधर रांची में झारखंड राजभवन के पास विपक्षी दलों ने महाधरना दिया। साथ ही भू अधिग्रहण कानून में संशोधन वापस लेने की मांग की। आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजा कुमार, प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष अन्नापूर्णा देवी और जेएमएम के सांसद भी शामिल हुए। काफी संख्या में विपक्षी दल के दूसरे नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर राज्य सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा गया। ये लोग वॉर कर सकते थे, वही कर रहे हैं। जितने जनता को तकलीफ पहुंचा सकते हैं ये सरकार कर रही है। पेट्रोल के दाम के बढ़ोतरी, पहले तो भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन और झारखंड के जो जितने भी जमीन है, हमारे यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के मूलवासी, उस पूरे जमीन को जो है हड़प करके उद्योगपति को देना। दूसरी बात है कि सरकार के पास अभी भी 2 लाख हेक्टेयर जमीन सरकार के पास पड़ा हुआ है, जो यहाँ के लोग का जमीन है, वो बंजर पड़ा हुआ है। उस जमीन पर कुछ नहीं कर रहे हैं और जमीन फिर से और हड़प रहे हैं। झारखंड कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल स्टेट हो गया है। बीजेपी का जो एजेंडा है, जो वो पूरे देश में लागू करना चाहती है, अपने पूंजीपति दोस्तों को जमीन उपलब्ध कराना और लोगों को हटाना इनका मुख्य एजेंडा बन गया है और उसका सबसे पहला इन्होंने चोट किया है झारखंड में। और इधर रांची में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। नए विधानसभा परिसर में तृतीय वन महोत्सव मनाया गया। इसमें 81 विधायकों के नाम से वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर सिमरघुवर दास और स्पीकर दिनेश उरांव भी मौजूद थे। अपने संबोधन में सीएम ने झारखंड को हरा भरा करने का संकल्प दोहराया और राज्य में सघन वन क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने झारखंड में 2000 से ज्यादा वन रक्षकों की और बहाली का ऐलान भी किया है। पूरी दुनिया आज पर्यावरण की गिरावट से आज पूरी दुनिया चिंतित है। आज न हमें स्वच्छ हवा प्राप्त होती है, न स्वच्छ वातावरण प्राप्त होती है, न स्वच्छ जल प्राप्त होती है। ऐसे समय में ये हमारी जिम्मेदारी बनती कि पुरखों ने जो मैं एक हरा भरा झारखंड हमें सौंपी है, हम आने वाली पीढ़ी को एक हरा भरा झारखंड
एक क्लीन झारखंड, एक ग्रीन झारखंड है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर में गरीब और बेसहारा बेटियों का घर बसाया गया। एक संस्था की तरफ से 105 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई गई। इसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। दूल्हा है, दुल्हन है, बाराती हैं, घराती हैं और मेहमानों के लिए दावते वलीमा का शानदार इंतजामात भी है। दूल्हा दुल्हन भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 105 जोड़े। श्रीनगर में सामूहिक शादी समारोह का ये शानदार इंतजाम किया गया है जाफरी कौंसिल तरफ से। गुर्बत में गरीबों की बेटियों का घर बसा है, मुफलिसी में बेसहारा बेटियों के लिए एक उम्मीद जगी है। ये बहुत अच्छा है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है जिसको बाप ने या गरीबी हैं, बहुत सारे इस कश्मीर में जो गरीब थे, खुद बोलो अपना मुझे फादर नहीं है ना मुझे भैया है, इसलिए मैं मजबूर हो गई ये शादी करने के लिए। मुझे बहुत फ़ायदा मिला इस शादी से, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और जो इस तरीके से शादियाँ हो रही है मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा है कश्मीर के लिए। कश्मीर के लिए, हर किसी मुल्क के लिए ऐसी शादी बहुत अच्छी है। किसी बेटी का पिता नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी की माँ नहीं, बमुश्किल ही गुजारा होता है। ऐसे में बेटी की शादी कैसे हो, ये चिंता लाजमी है। लेकिन जब गुर्बत में ऐसी मदद मिल जाए तो फिर बेटी को क्यों ना खुशी खुशी ससुराल विदा किया जाए। पढ़ाई सबके लिए, पढ़ाई के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते, लेकिन शादी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी हूँ, फिर भी मेरे मम्मी पापा को इतनी टेंशन रहती थी, नहीं हमारी एक लड़की है उसकी शादी कैसे करवा। बड़ी उम्मीद क्या सकती है कि उसकी बेटी एक अच्छे घराने की तरह ऐसी सजती है जो यहाँ सूट केस मिलते हैं, बाकी लॉकर जो भी कुछ फराम मैसर फराम करते हैं यहाँ हाँ, तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी इस माँ बाप के लिए। ये पहला मौका नहीं है जब ऐसी मदद से बेसहारा बेटियों को घर बसाया है। 4 साल पहले अपने खर्च पर जाफरी कौंसिल ने सामूहिक शादी कराने का नेक सिलसिला शुरू किया, जो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 105 शादियां करवाई हैं ये अमर सिंह कलम में जॉइंट मैरिज। तो ये पिछले 4 सालों से हम करवा रहे हैं। कम से कम 60-70 हज़ार का माल दिखाई देता है। हम इसमें 70 आइटम देते हैं। इसमें लेडीज़ सूट होते हैं, इसमें लेडीज़ का पूरा वो हंगार संगार पूरा ब्रीफ केस होता है, इसमें लॉकर होता है, इसमें बेडिंग होता है, इसमें वो घर में डालने की चटाई होती है वॉल टू वॉल, इसमें वो मतलब किचन के वो जो भी आइटम्स हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं, जो एक गरीब बाप नहीं दे सकता है वो हम देते हैं। बात सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहती, सादगी का समारोह जरूर है, लेकिन बेटी को हर वो सामान दिया जाता जो घर की जरूरत है। ऐसे में नेक मदद के क्यों ना मुरीद हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।